देखिए, जो प्रश्नोत्तरी वाला अपना पार्ट है, एमसीक्यू क्वेश्चन वाली जो सीरीज है, उस सीरीज में हम अगले भूगोल के महत्वपूर्ण उस क्वेश्चन को लेना चाह रहे हैं। हालांकि हमारे भूआकृति विज्ञान के ही प्रश्न चल रहे हैं अभी, तो कुछ प्रश्नों की बात करके फिर दूसरे यूनिट्स पर हम जाएंगे। तो भूआकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी के उस महत्वपूर्ण एक और ऐसे क्वेश्चन को लेते हैं जिसमें कई प्रकार के प्रश्न एक साथ शामिल कर सकते हैं हम, जिससे टॉपिक एक होगा, क्वेश्चन एक होगा, लेकिन उसमें टॉपिक इतने हो जाएंगे जिससे कि आप और भी उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को ले लेंगे। ठीक है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न को लें तो ये प्रश्न है कि विवर्तनिकी बल के कारण निम्न में से कौन सा स्थलाकृति का निर्माण होता है। ये प्रश्न है कि विवर्तनिकी टेक्टोनिक फोर्सेज के कारण से निम्न में से किस लक्षण का निर्माण होता है। लक्षण का मतलब किस स्थलाकृति का निर्माण होता है, हम इस प्रश्न को लेना चाह रहे हैं। ए ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो ए ऑप्शन इसका है, हैंगिंग वैली का निर्माण होता है, यानी लटकती हुई घाटियों का निर्माण होता है। या बी ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो यू शेप वैली का, यानी यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। या अगर सी ऑप्शन को देखते हैं तो ब्लाइंड वैली या अंध घाटी का निर्माण होता है। या अगर डी ऑप्शन को देखें तो हम ये कह रहे हैं कि रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। तो प्रश्न के अनुसार हम देखें कि टेक्टोनिक फोर्सेज के कारण से, यानी विवर्तनिकी बलों के कारण से निम्न में से किस लक्षण का निर्माण होता है। तो ये जो सारी घाटियां हैं, इन घाटियों की हम बात कर लेते हैं एक करके। उत्तर आप इसमें से चुन ही सकते हैं। जो इस टॉपिक को पढ़े हुए विद्यार्थी हैं वो आसानी से देखिए। हम अगर प्रश्न पर विचार करते हैं, टेक्टोनिक फोर्सेज के कारण से निम्न में से किस लक्षण का निर्माण होता है, तो देखिए हम अब बात कर लेते हैं पहले तो कि टेक्टोनिक फोर्सेज हैं क्या, या विवर्तनिकी प्रकार के बल क्या हैं। सामान्य सी बात कर रहे हैं, वैसे तो हमको पता ही है कि भाई क्या होते हैं। देखिए, अगर हम यूँ कहते हैं, ये जो इस प्रकार से देखिए जो टेक्टोनिक बल हैं, टेक्टोनिक या विवर्तनिकी प्रकार के जो बल हैं, उसकी अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग में जो पदार्थ विद्यमान है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो पदार्थ विद्यमान हैं, उन पदार्थों में यह जो रेडियोएक्टिव प्रकार के पदार्थ होते हैं, उन रेडियोएक्टिव प्रकार के पदार्थों से जो उत्सर्जित ताप होता है वो ऊपरी सतह पर, संपूर्ण पृथ्वी में रेडियोएक्टिव प्रकार के पदार्थ ताप का उत्सर्जन करते हैं। ऊपरी सतह के जो रेडियोएक्टिव प्रकार के पदार्थ हैं उनसे उत्सर्जित ताप तो यह वायुमंडल में या अंतरिक्ष में जाता रहता है, उसका ताप ह्रास होता रहता है, परंतु क्रिस्टल पार्ट का जो मोटाई वाला भाग है वह जब कवर किए हुए होता है तो आंतरिक भाग के उत्सर्जित रेडियोएक्टिव पदार्थों से उत्सर्जित ताप का कलेक्शन होता रहता है, संचयित होता रहता है। कणों के मध्य की दूरी बढ़ती है। तरल प्रकार के, गर्म प्रकार के पदार्थ में कणों के मध्य की दूरी बढ़ती है, तो इन कणों के मध्य की दूरी बढ़ने के कारण से क्या होता है, वॉल्यूम एक्सटेंशन होता है, आयतनीय प्रसार की प्रवृत्ति होती है। आयतनीय प्रसार का प्रभाव ऊपरी कठोर आवरण वाली क्रस्ट की परत पर पड़ता है। तो इस प्रकार से जो क्रस्ट होता है, जो क्रस्ट की परत होती है, वो कुछ टुकड़ों के साथ जुड़ करके बनी हुई होती है जिन्हें प्लेट्स कहते हैं। इसका मतलब पृथ्वी की ऊपरी क्रस्ट प्लेट्स के आधार पर बनी हुई है। किसी प्लेट पे महासागर होता है, किसी प्लेट पे महाद्वीप होता है। तो महाद्वीपीय प्लेट या महासागरीय प्लेट इस प्रकार से कही जाती है। अब चूंकि ये परस्पर जुड़ी हुई रहती हैं और आंतरिक भाग का जो पदार्थ होता है, जो पिघला हुआ पदार्थ है, मैग्मा है, तरल प्रकार की चट्टानें हैं, अत्यंत गर्म हैं, कणों के मध्य की दूरी लगातार बढ़ती है और उन तरल प्रकार के पिघले हुए तप्त पदार्थ में कन्वेक्शन करंट, संवहनी प्रकार की तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। इसका संपूर्ण का जो प्रभाव होता है यह ऊपर की इन प्लेट्स के हलचल के लिए उत्तरदायी होता है। बस यही संपूर्ण प्रकार की क्रिया विवर्तनिकी क्रिया कहलाती है, टेक्टोनिक प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, तो मैग्मा का उत्सृवण होना, अपवेलिंग ऑफ मैग्मा के कन्वेक्शन करंट या संवहनी तरंगों के इन दोनों प्रभावों के परिणामतः है, यानी अपवेलिंग ऑफ द मैग्मा एंड कन्वेक्शन करंट ऑफ द मैग्मा, अर्थात मैग्मा के संवहनीय तरंगों के रूप में या मैग्मा के उत्सृवण के रूप में ऊपरी भाग पर स्थित प्लेटों में जो मूवमेंट्स होता है, जो संचलन होता है, उसके कारण से यह जो संपूर्ण प्रकार का प्रोसेस निर्मित होता है उसे विवर्तनिकी क्रिया या टेक्टोनिक प्रोसेस कहते हैं। और यह प्रोसेस जिस बल के कारण से हुआ उसे टेक्टोनिक बल कहा जाता है। ठीक है, यानी पृथ्वी का आंतरिक बल, अंतर्जात बल, एंडोजेनेटिक फोर्सेज को ही हम एक्चुअली यह विवर्तनिकी बल या टेक्टोनिक फोर्स कह रहे हैं। तो अब प्रश्न जो है वो ये प्रश्न क्या कह रहा है,
प्रश्न जो है वो ये कह रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक जो है, यानी ये प्लेटों का जो विवर्तनिकी बल है, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो विवर्तनिकी बल है, उस विवर्तनिकी बल के कारण से यह किस तरीके से इसमें कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। बहुत सारी आकृतियां बनती हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखते हैं तो हैंगिंग वैली क्या है? हैंगिंग वैली की अगर हम स्थिति देखते हैं तो हैंगिंग वैली की जो कंडीशन है वो आप देखिए कि ये जब मुख्यतया किसकी आकृति है हैंगिंग वैली की जो टोपोग्राफी है ये आकृति है ग्लेशियर निर्मित, ठीक है ना। ये ग्लेशियर की टोपोग्राफी है। पहली बात तो यह है हिमानी की स्थलाकृति है, ठीक है ना। तो मुख्यतया कब बनती है? ये मुख्यतया देखिए कई प्रकार की स्थितियाँ होती हैं उसमें बनती हैं, जिसमें एक तो स्थिति ये है कि जिस पर्वतीय क्षेत्र में, जिस पर्वतीय इलाके में यह मुख्य ग्लेशियर सरक रहा है, ये घाटी वाला जो ग्लेशियर सरक रहा है और ढालों से उतरते हुए उसके सहायक ग्लेशियर जब मुख्य ग्लेशियर में हिम राशि छोड़ते हैं तो सामान्यतः विशाल ग्लेशियर जो है, इस विशाल ग्लेशियर में किनारों से आने वाले या ढालों से आने वाले ग्लेशियर, छोटे ग्लेशियर जो होते हैं, ये जब हिम राशि छोड़ते हैं, अब अगर यहाँ पर स्थितियाँ ये बन जाए कि मुख्य ग्लेशियर की हिम की मात्रा में कमी आ जाए, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में जो सहायक ग्लेशियर की घाटी, चूंकि उसमें कम हिम राशि होती है इसलिए उनकी घाटी कम गहरी होती है, मुख्य ग्लेशियर की घाटी अधिक गहरी होती है। तो ऐसी स्थिति में अब अगर इसकी हिम मात्रा में कमी आ जाती है तो फिर यह है, वैसे तो ये संपूर्ण भाग पूरा हिमाच्छादित या आइस कवर जोन के रूप में दिखाई देता है, लेकिन जैसे हिम की मात्रा में कमी आई तो सहायक ग्लेशियर की घाटी एक्सपोज हो जाती है, दिखने लगती है। तो ऐसी स्थिति में उसको हैंगिंग वैली कहते हैं, ठीक है ना। तो मुख्यतया तो ये स्थिति आ जाती है भी हिम की मात्रा में कमी है। आंशिक रूप से इसमें एक और महत्वपूर्ण कारक भी होता है, अगर इसकी जो मुख्य ग्लेशियर की घाटी में धंसाव हो जाए, डाउन थ्रोन ऑफ ए वैली, यानी घाटी धंस जाए, ठीक है ना। अब घाटी धंसने का काम विवर्तनिकी क्रिया है, ठीक है। तो देखिए इसमें यहाँ पर एक उत्तर ये हो सकता है, बहुत सारे इसमें बल हैं, यानी अंतर्जात बल और बहिर्जात बल दोनों के द्वारा एंडोजेनेटिक फोर्सेज यानी विवर्तनिकी बल और बहिर्जात यानी बाह्य प्रक्रम कटाव और जमाव के जो बल होते हैं, इन बलों के कारण से यह आकृति बनती है, दोनों की वजह से बन रही है, ठीक है। तो इसमें हिम की राशि कम हो गई या तली का धंसाव हो गया, तो ऐसी स्थिति में ये जो मुख्य ग्लेशियर की घाटी वो नीचे हो जाती है, सहायक ग्लेशियरों की घाटी एक्सपोज हो जाती है, वो लटकती हुई घाटियों के रूप में प्रतीत होती है। या फिर हम कहते हैं अपथ्रोन ऑफ ए ब्लॉक, अपथ्रोन ऑफ द ब्लॉक विद रेफरेंस टू वैली, अर्थात उस ग्लेशियर की घाटी के जो पार्श्विक भाग होते हैं, किनारों के भाग होते हैं या पार्श्विक पर्वतीय भाग होते हैं, ढलान वाले भाग होते हैं, उनमें अपलिफ्टमेंट हो जाए, उत्थान की प्रक्रिया हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ये जो ग्लेशियर, सहायक ग्लेशियर की घाटी एक्सपोज हो जाती है। तो दोनों प्रकार की स्थितियां हो गई ना, कि अगर ग्लेशियर में हिम की मात्रा में कमी हो जाए, यानी बहिर्जात प्रकार के प्रक्रम के आधार पर अगर हिम की मात्रा कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में ग्लेशियर्स की, सहायक ग्लेशियर की घाटी लटकती प्रतीत होती है। तो हैंगिंग वैली इस रूप में ये जानी जाती है, ठीक है ना। तो एक तो बात आपने यहां पर इस रूप में कर ली। दूसरे ऑप्शन को अगर आप लेते हैं तो दूसरा ऑप्शन जो है, तो इसमें उत्तर ये एक तो ये हो सकता है क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के बल हैं, ठीक है। तो अगर बी ऑप्शन पर विचार करते हैं तो बी ऑप्शन है यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी का मतलब यही होता है कि जो सामान्य रूप में, सामान्य तरीके से आप देखिए, अगर हम देखिए सामान्य रूप में हम ये कहते हैं कि जो वी आकार की घाटी होती है, ये जो पर्वतीय प्रकार के क्षेत्र हैं, इन पर्वतीय प्रकार के क्षेत्रों में से जब नदियां प्रवाहित होती हुई चलती हैं तो यह वर्टिकली कटाव यानी लंबवत कटाव की प्रक्रिया संपन्न करती हैं। और जब इसमें लंबवत कटाव की प्रक्रिया संपन्न होती है, जब यहाँ पर यह इस प्रकार से लंबवत कटाव इसमें संपन्न होता है तो ये घाटी गहरी होती जाती है। ये जो घाटी होती है ये वी शेप वैली होती है, ये वी आकार की घाटी होती है। लेकिन जो वी आकार की घाटी का निर्माण तो नदी के द्वारा उसमें जब वर्टिकली यानी लंबवत प्रकार के कटाव की प्रक्रिया जारी रहती है तो उस वजह से होता है, ठीक है ना। इस वजह से लंबवत प्रकार की कटाव की क्रिया, और फिर आंशिक रूप से शुरुआत में युवावस्था में यह
पार्श्विक कटाव यानी लेटरल इरोजन यानी क्षैतिज कटाव होता है, तो इसमें जो घाटी का ढाल होता है ये कैसा हो जाता है, ये वी शेप वैली का हो जाता है। पार्श्विक कटाव इसका वी शेप वैली का बनता है। लेकिन जब यह घाटी इस प्रकार की न होकर के और अगर यह यू आकार की इस प्रकार की घाटी होती है, तो इस प्रकार की घाटी में ढाल खड़े होते हैं, ठीक है ना। ये जो ढाल खड़े होते हैं, ये जो विशेषता है, ये विशेषता ग्लेशियर्स की होती है। ये विशेषता किसकी होती है, ग्लेशियर्स की होती है। तो पार्श्विक घाटी का जो पार्श्विक दृश्य भाग है यानी अनुप्रस्थ दृश्य भाग है, ट्रांसवर्स दिखाई दिए जाने वाला जो भाग है वह वी के बजाय अगर यू आकार का होता है, तो ये स्थिति कहाँ होती है, ये स्थिति ग्लेशियर्स में होती है और ये कटाव के कारण से बनने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि यह भी बी ऑप्शन निकल करके आया। ये जो यू आकार की घाटी आप बी ऑप्शन बता रहे थे, तो ये भी क्या हो गया, ये भी ग्लेशियर के द्वारा बनने वाली यह जो कटाव की प्रक्रिया है उससे बनने वाली घाटी हो गई। इसके ढाल खड़े होते हैं और जो ये नीचे तली वाला भाग होता है घाटी का वह अवतलाकार प्रकार का कॉनकेव प्रकार का स्लोप होता है। सी ऑप्शन पे विचार करते हैं तो ब्लाइंड वैली। ब्लाइंड वैली किस प्रकार की घाटी है, ये कास्ट प्रकार के प्रदेशों में, कौन से प्रदेशों में, ये कास्ट प्रदेश जो होते हैं अर्थात चूना पत्थर से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं, इन चूना पत्थर से संबंधित प्रकार के प्रदेशों में बनने वाली स्थलाकृति होती है। यहाँ पर जो बहती हुई जलधारा होती है, ये लाइमस्टोन या चूना पत्थर या डोलोमाइट जैसी जो घुलनशील प्रकार के चट्टानों वाले भाग होते हैं, इस क्षेत्र में से ये जल वहाँ पर कार्बोनेशन प्रोसेस करता है, कार्बनीकरण की क्रिया करता है, जिसके कारण से जल ये जो है रिस रिस करके नीचे भी पहुँचता रहता है। और फिर यह जब आंतरिक कंदरा निर्मित हो जाती है, कैवर्न निर्मित हो जाती है, तो कभी कभी सतह का जो जल होता है, ये सतह का प्रवाहित जल यह उन रिस रिस करके और जब पोनोर आदि के माध्यम से जो छिद्र होते हैं, पोनोर किसे कहते हैं, वह विलियन नली, वह सॉल्यूशन पाइप जिसका संपर्क जब कंदरा की छत से हो जाता है या आर पार हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो पोनोर कहलाता है। और फिर वह स्थलाकृति जो होती है उसमें से जल जो होता है वह भूमिगत हो जाता है या यूँ कह लीजिए कंदरा में प्रवेश कर जाता है। तो जो ऊपरी भाग पर ये जलधारा बह रही थी, जो ऊपरी भाग पर जलधारा बह रही थी, वो आगे अब जलधारा ड्राई हो जाती है, तो वो ड्राई वैली कहलाती है, ठीक है ना। लेकिन अब अंदर जो टोपोग्राफी बनती है जिसे डिपोजिशनल टोपोग्राफी या निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां कहते हैं, उस कंदरा के अंदर कास्ट प्रदेश की जिसमें आश्चुताश्म निश्चुताश्म यानी स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट जैसी आकृतियां कहते हैं, जियोड जैसी टोपोग्राफी कहते हैं, ये उस कंदरा में अंदर की ओर बनती हैं। लेकिन चूंकि वह कंदरा जो होती है पूरी तरीके से यह ढकी सी रहती है ना, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर नीचे की जो आकृतियाँ होती हैं वो नज़र नहीं आती हैं। लेकिन वहाँ पर अगर यह जो ऊपर का जो छिद्र होता है, छलनी होती है, ठीक है ना, धस्ती निवेशिकाएं जिसे कहते हैं, श्रिंकिंग क्रीक जिसको कहते हैं, ये जो धस्ती निवेशिकाएं होती हैं, इन धस्ती निवेशिकाओं वाले भाग में कौन सी, जहाँ पर बहुत सारे छिद्र होते हैं जिनका संपर्क कंदरा के छत से हो जाता है, उसको धस्ती निवेशिकाएं कहा जाता है। उसमें ऊपर के भाग का जो जल होता है वो पूरा का पूरा उस कंदरा में कोलैप्स कर जाता है, नीचे चला जाता है। अब वहाँ से वो जो ये जो छिद्र था, इसमें से झांकने पर जब नीचे देखते हैं, कंदरा में देखते हैं, तो उस जो जिसके माध्यम से हम झांक रहे हैं, जिसमें से झांक रहे हैं, उसको तो क्या कहा जाता है, उसको तो कास्ट विंडो कहा जाता है, उसको तो कास्ट खिड़की कहते हैं। और नीचे झांकने पर चूंकि यह अंधेरा जैसा रहता है, स्पष्टतया कुछ नजर नहीं आता, दैट इज नोन एज ब्लाइंड वैली, उसे अंध घाटी कहा जाता है। तो अंध घाटी कहाँ की विशेषता हुई, अंध घाटी कास्ट प्रदेशों की विशेषता हुई, ठीक है ना। जैसे हम इस प्रकार से यह इसकी सी ऑप्शन की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन को लें तो यह है रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी पूर्णतया अंतर्जात बल का परिणाम है। रिफ्ट वैली पूर्णतया अंतर्जात का बल का परिणाम है। हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जब एंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण से ऊपर की सतह पर कोई दरार बन जाए, यानी आंतरिक भाग का इस प्रकार के इस तरीके का जो आंतरिक प्रकार का बल है, अंतर्जात बल है, इस आंतरिक बल एंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण से जब ऊपरी भाग पर दरार का निर्माण हो जाता है तो उसे सरफेस फिशर कहते हैं, सतही दरार कहते हैं। ये जो सतही दरार कहा जाता है, इस सतही दरार वाला जो वर्टिकल एक्सटेंशन हो जाता है, लंबवत प्रसार हो जाता है, तो उसको भ्रंश तल कहा जाता है। तो कहने का मतलब क्या निकला, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो इस प्रकार का
देखिए ये जो धरातलीय सतह है, इस धरातलीय सतह पे पृथ्वी के आंतरिक भाग के कारण से, पृथ्वी के आंतरिक भाग के कारण से इस प्रकार से ये जो पृथ्वी का अंतर्जात बल है, इस अंतर्जात बल के परिणामतः, इस अंतर्जात बल के परिणामतः यहाँ पर जो भी इस तरीके से, चाहे वो डाइवर्जन प्रोसेस हो यानी अपसरण प्रकार की प्रक्रिया हो, चाहे कन्वर्जन प्रोसेस हो, इसके परिणामतः यहाँ ऊपरी भाग पर दरार का निर्माण हो गया। इस दरार का जब लंबवत प्रसार हो जाता है, वर्टिकल एक्सटेंशन हो जाता है, तो इसे भ्रंश तल कहा जाता है, इसे फोल्ट प्लेन कहा जाता है। तो इस भ्रंश तल की स्थिति में, इस फोल्ट प्लेन की स्थिति में अब यहाँ पर क्या हो गया, अगर ये डाइवर्जन प्रोसेस जारी रहता है यानी अपसरण प्रकार की प्रक्रिया जारी रहती है तो फिर डाउन थ्रोन ऑफ ए ब्लॉक की कंडीशन बन जाती है, एक खंड का अवपात हो जाता है। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में अगर यह दो प्रकार की परस्पर दरारों का निर्माण इसमें हो जाए, अगर यहाँ पर इस प्रकार से हम कहें कि अगर इस तरीके से यहाँ पर दो प्रकार की दरारों का निर्माण हो जाए, मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रकार यह दो समानांतर प्रकार की दरारें ऊपरी भाग पर बन जाए, तो ये तो भ्रंश रेखा कहला रही हैं। ठीक है ना। अब इस दरार का लंबवत प्रसार हो जाता है, ये नीचे की ओर इस प्रकार का प्रसार हो जाता है, तो ये भ्रंश तल कहलाता है, फोल्ट प्लेन कहलाता है। तो आप क्या कहते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेज के कारण से, जब अंतर्जात बलों के कारण से सतही भाग पर यानी सरफेस पर फिशर या दरार का निर्माण होता है, तो वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ द सरफेस फिशर यानी सतही दरार का लंबवत प्रसार जब होता है तो ये भ्रंश तल कहलाता है। अब अगर इस मध्यवर्ती भाग में डाउन थ्रोन की स्थिति आ जाए, धसाव की स्थिति आ जाए, तो फिर यह जो भाग होता है, मध्यवर्ती जो भाग होता है, ये भाग नीचे धंस करके आ जाता है। और जब यह नीचे धंस करके यहाँ पर पहुँचता है, कहने का मतलब यहाँ पर इस प्रकार की जब स्थिति बनती है तो यहाँ देखिए इस तरीके से ये भाग धंस करके नीचे पहुँच आया, और जब ये भाग नीचे आ जाता है तो ऊपरी भाग में इस तरीके से ये जो सतही भाग है या जो इस प्रकार का पर्वतीय भाग है, इस पर्वतीय भाग में यहाँ से जो नदी बह रही थी, यहाँ पर दरारों के साथ साथ जो नदी बह रही थी, अब वह इस घाटी में बहती है। जब इस घाटी में ये नदी प्रवाहित होती है तो इस प्रवाहित होने वाली इस नदी की घाटी को, इस घाटी का निर्माण जिस वजह से हुआ है, यानी किस वजह से हुआ है, फोल्टिंग प्रोसेस से हुआ है ना, तो इसलिए ये भ्रंशन क्रिया से निर्मित होने वाली घाटी कहलाती है, इसलिए इसको रिफ्ट वैली या फोल्ट वैली कहा जाता है। तो रिफ्ट वैली का जो निर्माण है दो स्थितियों में हुआ, डाउन थ्रोन ऑफ ए ब्लॉक विद रेफरेंस टू लेटरल ब्लॉक, यानी पार्श्विक खंडों के सापेक्ष मध्यवर्ती खंड में अवपात हो जाए। डाउन थ्रोन ऑफ ए ब्लॉक विद रेफरेंस टू लेटरल ब्लॉक, पार्श्विक खंडों के मुकाबले जब मध्यवर्ती खंड में धसाव हो जाए तो ऐसी स्थिति में यह घाटी जो बनती है, ये तो फोल्टेड माउंटेन होते हैं, भ्रंश पर्वत होते हैं, ब्लॉक माउंटेन होते हैं, और मध्यवर्ती जो भाग होता है ये भ्रंश घाटी के रूप में जाना जाता है, जैसे सतपुड़ा और विंध्याचल या विंध्यन श्रेणी के मध्य में नर्मदा की घाटी का होना। ठीक है ना। इसी तरीके से, या फिर यह हम कहें कि ये बीच वाली जो ब्लॉक है वह तो स्थिर रहे और पार्श्विक खंडों में यानी किनारों वाले खंडों में उत्थान हो जाए, तो आप क्या कहते हैं, अपलिफ्टमेंट ऑफ द लेटरल ब्लॉक विद रेफरेंस टू सेंट्रल ब्लॉक, मध्यवर्ती खंड की अपेक्षा पार्श्विक खंडों में उत्थान की प्रक्रिया हो जाए तो बीच वाला भाग अपेक्षाकृत नीचा रह जाता है, ये ब्लॉक माउंटेन के रूप में ऊपर उठ गए, भ्रंशोत पर्वत के रूप में ऊपर उठ गए, मध्यवर्ती भाग यह यहाँ पर इस रूप में रिफ्ट वैली का निर्माण करता है, भ्रंश घाटी का निर्माण करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको मूलतः जो डी ऑप्शन है, अगर हम डी ऑप्शन पर विचार करते हैं तो पूरी तरीके से यह भ्रंशन की प्रक्रिया जो है वो अंतर्जात बल या विवर्तनिकी बल का परिणाम होती है। ठीक है। तो इस प्रश्न में यहाँ पर आपको जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि यहाँ अगर आप देखते हैं तो इसमें देखिए, एक तो हैंगिंग वैली जो है वह अंतर्जात और बहिर्जात दोनों बलों से बन रही है। वैसे तो अगर इसमें दो उत्तर होंगे, एक तो हैंगिंग वैली होगा, एक रिफ्ट वैली होगा, लेकिन हैंगिंग वैली बहिर्जात बलों से बाह्य प्रक्रमों का भी परिणाम होता है। अगर बहुत परफेक्ट उत्तर तलाशना हो तो इसमें उत्तर तो वैसे दोनों हैं, लेकिन इसमें पूरी तरीके से केवल विवर्तनिकीय बलों के कारण से जो प्रक्रिया से स्थलाकृति बन रही है वो रिफ्ट वैली की होती है, भ्रंश घाटी की होती है। तो इसलिए इसका उत्तर जो एप्रोप्रिएट आंसर निकल करके आएगा वह डी ऑप्शन निकल के आएगा। ठीक है ना। तो हैंगिंग वैली भी उत्तर है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर अगर ऑप्शन ऐसा होता है कि 1 2 3 4 यहाँ दिए होते और फिर ये कि निम्न में से कौन सी आकृति टेक्टोनिक प्रोसेस से बनती है, तो फिर उसमें से इसकी हिसाब से छटनी कर लेते हैं कि उसमें A 1 और
4 दोनों उत्तर सही होते। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट वे में देखेंगे तो पूरी तरीके से विवर्तनिक बलों के कारण से बनने वाली आकृति रिफ्ट वैली की आकृति है। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर इस प्रश्न को हमने कई इनमें बनने वाली आकृतियों के संदर्भ में लिया